नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनुराग से सुनिए के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में एक परिवार था। ये परिवार था सचिन उपाध्याय का। सचिन उपाध्याय पैसे रुपए वाले लोग थे और ये काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। सचिन की शादी प्रियंका नाम की एक लड़की से होती है और शादी के 2 साल बाद इनको एक बच्ची का जन्म होता है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। लेकिन जो प्रियंका रहती है उसको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और ये तकलीफ़ ये थी कि सचिन अपने परिवार के साथ न रहकर केवल प्रियंका के साथ रहे। सचिन अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे वो काम कर रहा था, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था। शादी के करीब 7 साल हो गए थे। लड़ाई झगड़े और बाकी चीज़ों से परेशान होकर सचिन एक दिन अपने पिता से बात करता है और बोलता है, पिताजी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ आगरा में, वहीं पे उसी के बगल में एक फ्लैट खाली मिल गया है और मैं वहाँ पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ। इससे थोड़ा पिता परेशान होते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ की सचिन और प्रियंका के बीच जो नोक झोंक होती थी उसको सचिन के पिता भी जानते थे। वो अपनी सहमति दे देते हैं और सहमति के बाद सचिन उस घर में जाकर शिफ्ट हो जाता है, एक नए बंगले में जाके शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो सचिन की पत्नी थी प्रियंका और जो उसके पिता थे, उसके पिता एक वकील पद पे काम करते थे और साथ ही साथ बार काउंसलिंग के प्रेसिडेंट भी थे। और जो प्रियंका का भाई था वो काफ़ी दबंग किस्म का इंसान था। मतलब लोगों से मारपीट करना, इधर इधर काम करना, उधर काम करना, इस तरीके का काम वो करता रहता था। बार बार जब भी झगड़ा लड़ाई होता था सचिन और प्रियंका के बीच में, तो प्रियंका अपने भाई का मतलब रौब दिखा के कि अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो अपने भाई से बोल दूंगी, इस तरीके की बातें बोलकर सचिन को हमेशा धमकाया करती थी। सचिन भी इससे परेशान हो चुका था, लेकिन वो करता भी क्या करता। लेकिन सचिन और प्रियंका और उसकी बेटी एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन कभी भी जो ओकेजन कोई पड़ता है, कोई फेस्टिवल पड़ता है, इस तरीके की चीज़ें जब पड़ रही थी तो सचिन अपने पिता और माँ बाप से मिलने के लिए अपने पुराने घर पर जाया करता था। उन लोग से 1-2-4 घंटे बातचीत करता था, फिर वापस चला आया करता था। ये जो चीज़ें हो रही थी ये प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो बार बार अपने पिता की धौंस जमाती थी, अपने भाई की धौंस जमाती थी कि अगर तुम अपने परिवार वालों से मिलने जाओगे तो मैं पिता से शिकायत कर दूंगी, उसके बाद तुम अपना समझ लेना। खैर, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब तारीख आती है 10 अक्टूबर 2023 की। सुबह सुबह ही प्रियंका को एक खबर मिलती है कि सचिन का जो भाई है उसके नाम पे एक पेट्रोल पंप का टेंडर निकाला गया है, जो कि सचिन के पिता ने निकलवाया है। जैसे ही ये खबर प्रियंका को मिलती है वो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो सचिन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो सचिन से बोलती है कि जो उसके नाम पे टेंडर निकला है तुम्हारे भाई के नाम पे, वो तुमने अपने नाम पे क्यों नहीं निकलवाया। सचिन बोलता है कि मैं पहले से ही सेटल हूँ, मैं बैंक में मैनेजर हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मेरा भाई बेरोजगार है, तो उसके नाम पे अगर पेट्रोल पंप एक खुल जाएगा तो उसकी भी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, शादी ब्याह और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इस पर प्रियंका गुस्सा हो जाती है और गुस्सा हो जाने के बाद वो अपने भाई और अपने पिता को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसके पिता और उसके भाई उसके घर पे आते हैं और इन तीनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक होती है। नोक झोंक हो जाने के बाद पहले भी जब भी नोक झोंक होती थी तो प्रियंका अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने सचिन को मारा पीटा करती थी। वही काम वो 10 अक्टूबर को भी करती है, उसको मारने पीटने लगती है। और मारने पीटने के बाद तीनों लोग इतना ज़्यादा सचिन को मारते पीटते हैं कि सचिन एक तरह से अधमरे हालत में बेहोश हो जाता है। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। ये लोग देखते हैं कि सचिन बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ चीज़ें कर रहा है। उसके बाद प्रियंका सचिन के पास जाती है। जैसे उसके पास जाती है वो देखती है कि सचिन तो मर चुका है। और उसके पिता को जैसे ही ये चीज़ें पता चलती है, जो कि वकील था, वो भी परेशान हो जाता है और साथ ही साथ जो सचिन का साला था वो भी परेशान हो जाता है। परेशान हो जाने के बाद ये तीनों शांति से बैठते हैं और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इसकी सचिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अगर ठिकाने नहीं लगाएंगे तो तीनों लोग को जेल जाना पड़ सकता है। तीनों प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग के बाद जो सचिन का साला रहता है वो घर से बाहर निकलता है और निकलने के बाद थोड़ी निगरानी करता है और निगरानी के बाद वापस आ जाता है। वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, बाहर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम डेड बॉडी को बाहर निकालेंगे तो पुलिस की नज़र में आ जाएंगे, सीसीटीवी कैमरों की नज़र में आ जाएंगे और बाद में हम लोग पकड़े जाएंगे। शाम का समय हो गया था। प्रियंका के घर पे काम करने के लिए 2 मेड आया करती थी। एक मेड खाना बनाने के लिए और एक घर की साफ़ सफाई के लिए आती थी। जो साफ़ सफाई वाली मेड थी वो सचिन के रूम में जाने लगती है तो प्रियंका उसको मना करती है और बोलती है कि साहब अभी सो रहे हैं, उनको परेशान मत करो,
बाद में उनके रूम की सफाई मैं कर दूंगी। जो खाना बनाने वाली मेड रहती है वो खाना बनाती है, उसके बाद खाना बना के वो निकल जाती है। सचिन का जो ससुर रहता है और जो उसका साला रहता है वहीं बैठे रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। खैर वो लोग रात का भोजन करते हैं और खाना खाने के बाद प्रियंका को वहीं छोड़ के, और उसकी बेटी भी थी, वो भी स्कूल और बाकी जगह से आ चुकी थी, उसको भी वहीं छोड़ के ये लोग निकल जाते हैं। प्रियंका की जो बेटी थी उसका भी एक अलग रूम था, वो भी अपने रूम में मतलब घुल मिल रही थी। 4-5 साल की बच्ची है वो, उसको ज़्यादा कुछ इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। खैर ये दोनों खाना खा के निकल जाते हैं। 16-17 घंटे बीत चुके थे। प्रियंका इधर दूसरी तरफ परेशान हो रही थी कि उसके पिता का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वो अपने एक पड़ोसी का फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद अपने पिता को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद अपने पिता से कुछ बातचीत करती है, और बातचीत करने के दौरान उसके जो पिता रहते हैं एक और रिलेटिव से बातचीत करते हैं। और वो जो रिलेटिव से बातचीत करते हैं उनसे ये बोलते हैं कि ये बोल दो कि सचिन को दिल का दौरा पड़ा है, वो सीढ़ियों से गिर गया है जिसकी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ा है और उसकी मौत हो गई है। जो रिलेटिव रहते हैं सचिन के पिता को यही सारी चीज़ें बताते हैं, और बताने के बाद सचिन का जो पूरा परिवार रहता है वो आगरा के उस जो नया फ्लैट रहता है उसमें आ जाता है। आने के बाद पहले दोनों में, प्रियंका और उनके पूरे परिवार में बहसा बहसी होती है, क्योंकि जो सचिन की हालत वो लोग देखते हैं कि पूरे शरीर पे चोट लगे हुए हैं और अभी तक पुलिस कंप्लेन और बाकी चीज़ें की नहीं गई हैं। उसके बाद प्रियंका अपने भाई और अपने पिता को फ़ोन कर देती है, और फ़ोन करने के बाद उन दोनों को बुलाती है। वो दोनों अपना धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सचिन के परिवार वाले रहते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। वो बोलते हैं हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। सचिन के परिवार वालों और प्रियंका के परिवार वालों के बीच बहसा बहसी चली रही थी, और ये बहसा बहसी बाहर के किसी पड़ोसी तक खबर जाती है, और वो पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देता है। उसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो डेड बॉडी को देखती है, और साथ ही साथ उस वकील साहब को भी देखती है जो कि बार काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट भी थे। पुलिस पहले थोड़ी नरमी से पूछताछ करती है वकील साहब से कि क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि सीढ़ियों से गिर गए हैं, उसके बाद इनको दिल का दौरा शायद पड़ गया है। लेकिन पुलिस पहली नज़र में जो पुलिस वालों ने देखा कि लगता है इसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और इसी वजह से इसकी मौत हो गई है शायद। उसके बाद बॉडी को सील बंद करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले दिन ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, और उसमें यही लिखा था कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं जिसकी वजह से सचिन की मौत हुई थी। मौत हो जाने के बाद जब ये पुख्ता हो गया कि सचिन की मौत इसी वजह से हुई है, उसके बाद प्रियंका और उसके भाई और साथ ही साथ उसके पिता तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको थाने में लाने के बाद पहले नरमी से और बाद में गर्मी से इनसे पूछताछ की जाती है। पुलिस की गर्मी को ये ज़्यादा देर तक सह नहीं पाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कैसे पैसे की लालच में आकर प्रियंका ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया, और साथ ही साथ उस ससुर के बारे में क्या कहें जिसने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया, और उस साले के बारे में क्या कहें जिसने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी थी, एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी थी कि पैसा क्या क्या नहीं करवाता है। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं इस चैनल पे अभी परमानेंट काम करूँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का जो ऑप्शन होता है वो भी दबा लीजिएगा। आज कहानी में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।